हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में पार्लियामेंट के जो टॉपिक चल रहा है उसके पार्ट 3 को कवर करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, तो यहाँ पे सवालों की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा इसे हम अलग अलग पार्ट में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो मेरी आवाज़ को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रखी है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो आज हम लोग इसके पार्ट 3 के सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और ये देखते हैं कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमें इनमें जानने की ज़रूरत होती है। ओके, तो जितना भी बेसिक अगर इंडियन पार्लियामेंट की बात किया जाए तो भारतीय संसद के जितने भी अभी तक हम लोगों ने सवाल को सॉल्व किया है, चाहे वो लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से हो, तो वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ पे बता रखे हैं। तो आज के टॉपिक में बेसिकली हम लोग जितने भी सवाल आए हैं उनमें जो जो टॉपिक या जो जो कॉन्सेप्ट मुझे आप कह लीजिए कि सीरियस इम्पॉर्टेंट होगा, उसको मैं यहाँ पे बात करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो आज के लेक्चर में पहला सवाल को हम लोग देखते हैं और जैसे सवाल सॉल्व करेंगे जो जो वहाँ पे कॉन्सेप्ट या फैक्ट की ज़रूरत होगी वहाँ पे हम लोग उसको ध्यान देंगे। ओके, तो पहला सवाल क्या कहना चाह रहा है स्टूडेंट? पहला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिलेटेड टू कंटिजेंसी फंड। यानी चारों ऑप्शन में जो आर्टिकल दे रखे हैं, सवाल ये कहना चाह रहा है कि उनमें से कौन सा है जो कि कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से संबंधित है। ओके, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कंटिजेंसी फंड होता क्या है। तो हमारे संविधान के आर्टिकल 267 यानी ऑप्शन नंबर सी में जो दे रखा है आर्टिकल 267, वो कंटिजेंसी फंड की बात करता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारा पार्लियामेंट, हमारा संसद जो है वो विधि द्वारा यानी बाय लॉ आकस्मिक निधि, इसी को हम लोग हिंदी में कंटिजेंसी फंड को ही आकस्मिक निधि बोलते हैं, आकस्मिक निधि। ओके, सॉरी। तो बेसिकली देखा जाए तो संसद इस निधि की स्थापना करती है। कौन करती है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के द्वारा ही इस निधि यानी इस फंड के यानी कंटिजेंसी फंड का निर्माण किया जाता है, एस्टैब्लिशमेंट किया जाता है। ओके, और आर्टिकल 267 के क्लॉज 1, आर्टिकल 267 का क्लॉज जो 1 है वो यही बात करता है कि इस निधि को भारत की आकस्मिक निधि कहा जाएगा। ओके, इसमें अगर देखा जाए तो समय समय पर ऐसी राशियां जमा की जाएंगी जो विधि द्वारा निर्धारित की जाएंगी और यह निधि जो होगी वो राष्ट्रपति के कंट्रोल में होगी। यानी जो कंटिजेंसी फंड होता है किसके कंट्रोल में होता है? तो वो बेसिकली अगर इसके कंट्रोल की बात किया जाए तो हमारे देश के जो प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उनके कंट्रोल में ये फंड आता है। ओके, तो कंटिजेंसी फंड की अगर बात किया जाए तो इसे 1950 में इनेक्ट किया गया था। ओके, इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसका जो कॉर्पस अमाउंट है वो लगभग 500 करोड़ होता है, 500 करोड़। ओके, इसके अलावा देखा जाए स्टूडेंट कि प्रेसिडेंट कैन स्पेंड दिस फंड फॉर इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस विदाउट द अथोराइजेशन ऑफ पार्लियामेंट। कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति महोदय इस फंड का उपयोग कभी भी कर सकते हैं, किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में कर सकते हैं और इस फंड को यूज करने के लिए राष्ट्रपति महोदय को पार्लियामेंट की अथोराइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, नॉट रिक्वायर्ड अथोराइजेशन ऑफ, नॉट रिक्वायर्ड authorization of प्रेसिडेंट, माफ कीजिएगा, पार्लियामेंट। यानी कहने का मतलब है कि प्रेसिडेंट के कंट्रोल में ये पावर होती है कि वो राष्ट्रपति के बिना मतलब पार्लियामेंट के बिना अथोराइजेशन के ही इस फंड का उपयोग कर सकते हैं। और अगर इन रियलिटी देखा जाए तो इस फंड को राष्ट्रपति के कंट्रोल में तो होता है, लेकिन इसका मुख्य रूप से अगर देखा जाए उपयोग कौन करता है तो हमारे देश के जो फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, यानी वन ऑफ द सीनियर मोस्ट ऑफिसर होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी जो होते हैं इस फंड का उपयोग करते हैं। ओके, वैसे ऑफिशियली अगर कागज़ पे देखा जाए तो ये राष्ट्रपति महोदय के कंट्रोल में होता है, लेकिन इन रियलिटी अगर देखा जाए तो ये फाइनेंस सेक्रेटरी इसको कंट्रोल करते हैं। ओके, इसमें कितना अमाउंट होना चाहिए मिनिमम? तो वो लगभग 500 करोड़ के आसपास इसमें अमाउंट होना चाहिए, 500 करोड़। ओके, और ये 1950 में इनेक्ट किया गया था और ये राष्ट्रपति जी के कंट्रोल में होता है और इस फंड को यूज करने के लिए राष्ट्रपति को पार्लियामेंट की अथोराइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। और ये किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है तो ये इंपॉर्टेंट है, ये 2021 के पीसीएस में पूछ रखा है। ओके, तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा दो फंड और मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ एक फंड और आपका है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया।
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, फंड ऑफ इंडिया। ओके, ये हमारे संविधान के आर्टिकल 266 क्लॉज 1 में इसकी बात कही गई है। ओके, इसके अलावा एक फंड और है, सेकंड वाला, जिसे हम लोग बोलते हैं पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। अगर इसकी बात किया जाए तो ये हमारे संविधान के आर्टिकल 266 क्लॉज 2 में इसकी बात कही गई है। ओके, तो हमारे संविधान में अगर देखा जाए तो मोटे तौर पे तीन ऐसे फंड की मतलब हमारा संविधान तीन ऐसे फंड को प्रोवाइड करता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको यूज कर सकता है। ओके, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। पहला हो गया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वो हमारे संविधान के आर्टिकल 266 क्लॉज ए में इसकी बात कही गई है, और 266 क्लॉज बी में अगर बात किया जाए तो पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया की बात की गई है, और आर्टिकल 267 में अगर देखा जाए तो कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया की बात कही गई है। ओके, जैसे जैसे सवाल आता जाएगा तो मैं इन दोनों फंड के बारे में भी आपको बता दूंगा डिटेल में, लेकिन अभी हम जो करंट में अभी जो हम लोगों ने सवाल देखा वो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के बारे में बात किया, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैंने डिटेल आपको बता दिया है। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल क्या रहा है स्टूडेंट? मनी बिल हैज़ बीन डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल, यानी चार ऑप्शन दे रखा है, आर्टिकल 109, आर्टिकल 110, आर्टिकल 111 और बोथ बी एंड सी, यानी 110 और 11। तो सवाल ये कह रहा है कि मनी बिल को इनमें से किस आर्टिकल के तहत डिफाइन किया गया है। तो आर्टिकल 109 की अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा यहीं पर डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो आर्टिकल 109 क्या कहता है? ये कहता है स्पेशल प्रोविज़न रिलेटेड टू या विद रिस्पेक्ट टू, आप कह लीजिए स्पेशल प्रोविज़न विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल। ये ऑलरेडी जो आर्टिकल है हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में इसको कवर कर लिया है। आर्टिकल 110 की अगर हम लोग बात करें तो ये मनी बिल के डेफिनेशन की बात करता है, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। मैं मनी बिल को शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ। ओके, तो ये आर्टिकल 110 जो है वो मनी बिल के डेफिनेशन की बात करता है। आर्टिकल 111 की अगर हम लोग बात करें तो ये परमिशन ऑन बिल्स की बात करता है। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तो तीन आर्टिकल थे, तीनों आर्टिकल को मैंने बता दिया। सवाल क्या पूछ रहा है कि मनी बिल हैज़ बीन डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 110 के तहत जो मनी बिल है उसको डिफाइन किया गया है। मेरी आवाज़ को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा आप लोगों को, और मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। एक्चुअली कोल्ड हो रखा है तो इस वजह से थोड़ी आवाज़ आपको अजीब से लग रही होगी। ओके, लेकिन ये लेक्चर मिस नहीं करना चाहिए था, इसलिए मैं कंटिन्यू रखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एक बार अगर मिस हो गया तो मेरी हैबिट हो जाएगी। तो इस वजह से मतलब इसको मैं कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। विदाउट संडे कोई भी हॉलीडे नहीं होना चाहिए, और लगातार मेरी कोशिश यही है कि हर एक दिन मैं एक आपको छोटा ही सही लेकिन जितने भी PYQs हैं उनके एक वीडियो को ज़रूर प्रोवाइड करूँ, क्योंकि आप इसको कभी भी देखिएगा तो आपको ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये दिमाग में छप जाएगा। ओके, कहने का मतलब ये है कि ऑडियो वीडियो में थोड़ा सा फ़र्क होता है। अगर ऑडियो आप सुन लेते हैं और अपने से पढ़ते हैं तो ऑडियो आपको सुना हुआ ज़्यादा समय तक रिकॉल रह सकता है। तो ये स्पेशल नहीं है कि आप इसको नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिंपली अगर आप UPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसके थ्रू जाना ही पड़ेगा, क्योंकि PYQs को पहले ही सॉल्व करने की ज़रूरत होती है, जिससे हमें एक तरीका या एक हमें आइडिया लग जाता है कि हमें किस तरीके से UPPSC है जो वो सवालों को फ्रेम करने की कोशिश करता है। ओके, मेरा मोटो सिर्फ इतना है कि इस PYQs को सॉल्व करने का कि हमें एक आइडिया लगता जाए कि आखिर UPPSC किस तरीके के सवाल को फ्रेम करता है, और कभी कभी तो UPPSC रिपीट भी कर देता है। तो अगर आप ये वीडियो या ये लेक्चर आप देख पा रहे होंगे या सुन पा रहे होंगे तो आपको वहाँ पे ऑटोमेटिक अगर आप सुने होंगे तो बहुत जल्दी रिकॉल होने के चांसेस होते हैं। ओके, यही रीज़न है, यही मेरा मोटो है कि इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और लगातार कर रहा हूँ। आज ऐसे मैं लेक्चर लेने के मूड में नहीं था, बट लिया हूँ इसलिए कि आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है, आप लोग को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, बट मेरा अपना कोई एक टारगेट है कि मैं इसको मिस नहीं करूँ। मेरी उम्मीद है कि मैं डेली इसको कवर करने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो हम लोग मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोविज़न ऑफ द मनी बिल। यानी कहने का मतलब इसके ये है कि ये चारों ऑप्शन जो दे रखा है वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा विषय है जो वो मनी बिल के प्रावधानों में शामिल नहीं है। तो मनी बिल की अगर बात किया जाए तो मनी बिल अभी हम लोगों ने देखा कि किस आर्टिकल में इसका डिफिनीशन दिया गया है, तो आर्टिकल 110 में इसकी बात कही गई है।
आर्टिकल 110 में मनी बिल के डिफिनीशन की बात किया गया है और मनी बिल के जो प्रावधान होते हैं उनमें क्या क्या आता है। तो आर्टिकल 110 के तहत देखा जाता है कि जो कर हैं यानी टैक्सेस, टैक्सेस के अलावा अगर देखा जाए तो जो बारोविंग होती है, बारोविंग, इसके अलावा देखा जाए तो जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया प्लस कंसोलिडेटेड फंड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की जो बात कर रहा है, तो उनमें जो कस्टडी से रिलेटेड प्रावधान है वो मनी बिल के प्रावधानों में शामिल होते हैं। ओके, तो एक एक करके हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। पहला कह रहा है कि प्रोविज़न रिगार्डिंग टैक्सेस, यानी करों से संबंधित जो प्रावधान होते हैं तो ये होता है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी कह रहा है कि प्रोविज़न रिगार्डिंग बारोविंग, बारोविंग मतलब उधार होता है, उधारों से संबंधित प्रावधान की अगर बात करें तो वो मनी बिल के अंतर्गत आता है, बिल्कुल आता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि प्रोविज़न रिगार्डिंग कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड एंड कंटिजेंसी फंड की बात कर रहा है, तो ये अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ये भी आता है। तो ऑप्शन डी जो है इसमें नहीं आता है, यानी प्रोविजंस फॉर इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स एंड पेनाल्टीज़, यानी जुर्माना या दंड लगाने का जो प्रावधान है वो हमारे संविधान के मनी बिल में नहीं आता है, यानी इस प्रोविज़न को इस मनी बिल में नहीं इंक्लूड किया गया है। और मनी बिल किस आर्टिकल के तहत डिफाइन किया गया, तो आर्टिकल 110, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइडेड वेदर अ पर्टिकुलर बिल इज़ अ मनी बिल, यानी सवाल ये कहना चाह रहा है कि जो चार ऑप्शन दे रखा है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड द कैबिनेट, इनमें से ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यह तय करता है कि कोई विशेष बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं। तो लोकसभा वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है वो हमारे लोकसभा की स्पीकर महोदय के पास स्पेशल पावर होती है और वही डिसाइड करते हैं कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है। तो ये किसके अंतर्गत करते हैं, तो संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 110 क्लॉज 3, आर्टिकल 110 क्लॉज 3 के तहत हमारे लोकसभा की स्पीकर महोदय ये डिसाइड करते हैं कि कोई भी बिल जो हमारे लोकसभा में पेश किया जा रहा है वो मनी बिल है या नहीं है। तो आज का वैसे भी अगर जो टॉपिक देख रहे हैं उसमें आपको मेजॉरिटी में जो सवाल देखने को मिलेगा वो मनी बिल से ही संबंधित मिलेगा। ओके, तो आज का जो लेक्चर है आपको मनी बिल के जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझने में काफ़ी मदद करेगा। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ मनी बिल, यानी जो मनी बिल या धन विधेयक है उसको प्रस्तुत करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है द फाइनेंस बिल इज प्रेजेंटेड इन राज्यसभा, ऑप्शन बी कह रहा है इट कैन बी प्रेजेंटेड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ऑप्शन सी कह रहा है इट कैन नॉट बी प्रेजेंटेड इन लोकसभा, ऑप्शन डी क्या कह रहा है इट इज़ प्रेजेंटेड इन लोकसभा। तो सवाल ये कहना चाह रहा है बेसिकली कि जो मनी बिल है उसको प्रस्तुत करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ओके, तो इसके पहले में थोड़ा सा हम लोग ये जान लेते हैं कि हमारे संविधान का आर्टिकल 109 क्लॉज 1, इसमें कहा गया है कि मनी बिल को राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, यानी मनी बिल शुड बी प्रेजेंटेड इन लोकसभा। तो मनी बिल की अगर हम लोग बात करें तो मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही प्रेजेंट किया जाएगा, इसे राज्यसभा में प्रेजेंट नहीं किया जाएगा। ये हमारे संविधान के आर्टिकल 109 क्लॉज 1 में ये बात कही गई है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इससे ये हमारे लिए एक कॉन्सेप्ट और तैयार हो जाता है कि मनी बिल जो है उसको सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही प्रेजेंट किया जाएगा। लोकसभा क्या करता है कि उसके मतलब जब लोकसभा में कोई मनी बिल प्रेजेंट होता है तो उस मनी बिल को अगर वो पारित कर देता है तो उसे वो राज्यसभा के लिए भेजता है। तो राज्यसभा जो है, दूसरा सदन जो है, वो 14 दिन के भीतर, यानी जब उसको वो बिल रिसीव होता है उसके विद इन 14 डेज वो इसमें कोई भी अमेंडमेंट की सुझाव दे सकता है या उसे अपने पास रख सकता है या उसे वापस वो सेंड कर सकता है कुछ रिकमेंडेशन के लिए। तो ये लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो राज्यसभा के द्वारा जो भी रिकमेंडेशन दी गई है वो उसको माने या ना माने। अगर वो मान लिया तो वो राज्यसभा का एहसान, लोकसभा का एहसान हो गया। अगर नहीं माना तो वो उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट, उस बिल के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि लोकसभा के पास ये सोल अथॉरिटी होती है मनी बिल को लेकर के, वो सिर्फ राज्यसभा के पास रिकमेंडेशन के लिए भेजता है। और अगर राज्यसभा 14 दिन तक उसको अपने पास रखता है तो ये लोकसभा की विल पावर पर डिपेंड करता है, वो ऑलरेडी उस चीज़ को, उस बिल को यानी उस मनी बिल को पास हुआ माना जाता है। ओके,
तो राज्यसभा सिर्फ रेकमेंड कर सकता है या कुछ सुझाव दे सकता है, उसके ऊपर कोई अथॉरिटी या पावर नहीं है कि जो लोकसभा के ऊपर वो थोपे कि आप इसको बात मानिए। लोकसभा उस बात उनके कहे हुए बातों को माने या ना माने, ये टोटल लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, यही रीज़न है कि जो मनी बिल है कोई डिसाइड होगा या नहीं होगा, ये स्पीकर महोदय के ही विल पावर पर डिपेंड करता है, जो कि आर्टिकल 110 के क्लॉज 3 में ये बात कही गई है। ओके तो यहाँ पे जो कह रहा है कि सबमिशन ऑफ मनी बिल के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इट इज़ प्रेजेंटेड इन लोकसभा, यानी यह लोकसभा में प्रेजेंट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी कह रहा है इट कैन नॉट बी प्रेजेंटेड इन लोकसभा, ऐसा है ही नहीं, तो मनी बिल का कोई मतलब ही नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 109 क्लास 1 यही कह रहा है कि मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही प्रेजेंट किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी तो ऐसे ही चला गया। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि इट कैन बी प्रेजेंटेड इन ईदर हाउस, यानी ईदर की बात कर दिया तो ये भी गलत हो जाएगा। फाइनेंस बिल इज़ प्रेजेंटेड इन राज्यसभा। फाइनेंस बिल कहीं कहीं एग्जामिनर एक बार गलती कर रखा था, यूपीपीएससी का एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कि कौन सा सवाल था, आई थिंक यही है क्या, नहीं ये नहीं होगा, इसके अलावा कोई और एक था जो कि वो सवाल ये पूछा था कि फाइनेंस बिल आपको हिंदी वाले टर्म में दे दिया था और इंग्लिश वाले टर्म में वो मनी बिल दे दिया था, तो कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया था। तो ये दोनों बिल अलग होते हैं, मनी बिल और फाइनेंस बिल अलग अलग होते हैं। ये जैसे ही टॉपिक आएगा मैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो पहला ऑप्शन जो है वो राज्यसभा की बात कर रहा है, तो राज्यसभा में फाइनेंस बिल को पेश किया जा सकता है, लेकिन ये बात मनी बिल की कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है मनी बिल का, कि ये सबमिट किया जाएगा तो लोकसभा में ही किया जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स विल इनेबल द एडॉप्शन ऑफ अ मनी बिल दैट वाज वंस पास्ड बाय द लोकसभा बट वाज अमेंडेड बाय द राज्यसभा। कहने का मतलब ये है इसके कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया किसी मनी बिल को अपनाने में सक्षम बनाएगी जो पहले लोकसभा द्वारा पारित किया गया था लेकिन राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया था। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि इट विल गो टू द प्रेसिडेंट, यानी यह राष्ट्रपति के पास जाएगा। ऑप्शन बी कह रहा है द लोकसभा विल हैव टू पास इट विद इन 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर सिटिंग एंड वोटिंग, यानी लोकसभा को इसे 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। ऑप्शन सी कह रहा है अ ज्वाइंट सेशन ऑफ द टू हाउसेस विल बी कॉल्ड, यानी एक संयुक्त बैठक दोनों सदनों के द्वारा या दोनों सदनों का बुलाया जाएगा। और ऑप्शन डी कह रहा है इट विल बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड इफ द लोकसभा पासेस इट अगेन ईदर बाय एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द अमेंडमेंट, यानी चौथा ऑप्शन कह रहा है कि यदि लोकसभा संशोधनों को स्वीकार या अस्वीकार करके इसे पुनः पारित करता है तो इसे पारित मान लिया जाएगा। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि सवाल यही कहना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो प्रक्रिया है वो किसी मनी बिल को अपनाने में सक्षम बनाएगी जो पहले लोकसभा द्वारा पारित किया गया था लेकिन राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया था। तो सवाल मैंने आपको कुछ समय पहले ही बताया कि लोकसभा अगर मनी बिल को पास कर दिया तो राज्यसभा के पास कोई चारा नहीं बचता, यानी कोई ऑप्शन नहीं बचता है। अगर वो कोई रिकमेंडेशन देना चाह रहा है तो ये लोकसभा के विल पावर पर डिपेंड करता है कि उस रिकमेंडेशन को वो मान रहा है या नहीं मान रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी कह रहा है कि यदि लोकसभा संशोधनों को स्वीकार या अस्वीकार करके इसे पुनः पारित करता है तो ये पारित मान लिया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, तो ऐसा क्यों होगा, हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे संविधान के आर्टिकल 109 में इसके अनुसार अगर देखा जाए तो लोकसभा को मनी बिल के संबंध में विशेष शक्तियाँ दी गई हैं। मनी बिल केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा, ये अभी मैंने आपको बताया। राज्यसभा इसे अधिकतम यानी मैक्सिमम 14 डेज के लिए अपने पास रख सकती है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता या राज्यसभा द्वारा इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता, यानी राज्यसभा इसको किसी भी तरीके से अस्वीकार नहीं कर सकता, इसके पास कोई पावर ही नहीं है। ओके, तो राज्यसभा द्वारा जो सिफारिश सहित या बिना सिफारिश के लौटाए गए मनी बिल को लोकसभा द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है, ये लोकसभा के विल पावर पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब यही है कि मनी बिल को अगर लोकसभा से राज्यसभा में भेज दिया गया तो राज्यसभा के पास सिर्फ और सिर्फ 14 दिन होता है, उसी विद इन 14 डेज उनको अपना रिकमेंडेशन, अपने सुझाव या जो भी उनकी असहमति होती है वो जाहिर करना होता है मनी बिल के संबंध में। और ये लोकसभा के विल पावर पर डिपेंड करता है कि राज्यसभा द्वारा जो भी चीज़ सुझाव दिया गया है, रिकमेंडेशन दिया गया है, उसको माने या ना माने। अगर वो मानना चाहेगा तो मानेगा, नहीं मानना चाहेगा तो नहीं मानेगा, और राज्यसभा के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि उसे वो रोक सकता है। यानी 14 दिन के बाद अगर राज्यसभा इस बिल को वापस भेजता है तो ऑलरेडी वो लोकसभा में पारित यानी पास माना जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि अ बिल विच मेयरली इन्वॉल्व्स एक्सपेंडिचर एंड डज नॉट इंक्लूड एनी
ऑफ द मैटर स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 110 कैन बी। आर्टिकल 110 क्या कहता है, मैंने आपको बताया कि ये मनी बिल के डेफिनेशन की बात करता है। तो मनी बिल का एक डेफिनेशन होता है, तो बेसिकली ये सवाल ये कहना चाह रहा है कि ऐसा विधेयक यानी ऐसा बिल जिसमें केवल व्यय यानी एक्सपेंडिचर का उल्लेख हो और आर्टिकल 110 में जो निर्दिष्ट कोई भी मामला शामिल न हो, यानी मनी बिल से संबंधित उस पॉइंट में कोई भी मैटर शामिल न हो, तो उसे निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो सपोज कीजिए कि ये आर्टिकल 110 क्या कह रहा है, वो मनी बिल के डिफिनीशन की बात कर रहा है। तो ये सवाल ये कहना चाह रहा है कि इसके अलावा कोई भी एक्सपेंडिचर हुआ हो तो वो आप कह लीजिए कि किस हाउस में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो जब आर्टिकल 110 के बाहर की कोई चीज़ अगर आपके सामने लाई जाएगी तो वो मनी बिल के अलावा दूसरी बिल हो जाएगी, यानी वो ऑर्डिनरी बिल के रूप में माना जाएगा। तो जैसे ही मनी बिल के जो डेफिनेशन के अंतर्गत जो भी प्रावधान किए गए हैं, अगर वो उसमें नहीं आता तो वो एक तरीके का ऑर्डिनरी बिल हो जाएगा और वो आप कह लीजिए कि किसी भी हाउस में पेश किया जा सकता है। अगर वो मनी बिल होता, मनी बिल आर्टिकल 110 के तहत जो मनी बिल दिया जा रहा है, अगर वो मनी बिल होता हो तो वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही आप कह लीजिए इनिशिएट किया जा सकता था या उसको आप कह लीजिए कि प्रपोज किया जा सकता था। लेकिन अगर वो आर्टिकल 110 के इतर कोई और उसमें अगर एक्सपेंडिचर मसला आ गया है तो वो बेसिकली अगर देखेंगे तो वो एक ऑर्डिनरी बिल की तरह काम करेगा और वो लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी पेश किया जा सकता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन क्या कह रहा है कि इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा। तो ये मनी बिल होता तभी तो होता, मनी बिल नहीं है ये एक तरीके का ऑर्डिनरी बिल है। तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये लोकसभा में नहीं, ये दोनों हाउस के किसी भी हाउस में इसको इनिशिएट किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इनिशिएटेड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि इनिशिएटेड ओनली इन राज्यसभा, ऐसा तो है ही नहीं। ऑप्शन डी कह रहा है कि इनिशिएटेड ओनली इन जॉइंट सेशन बोथ ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी अगर जब भी मनी बिल होगा, मनी बिल के केस में जॉइंट सिटिंग की बैठक नहीं बुलाई जाएगी। एक कॉन्सेप्ट और आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, यानी अगर कोई बिल मनी बिल है तो उसके लिए जॉइंट सिटिंग नहीं बैठाया जाएगा, उस पर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का राज चलेगा। यानी मनी बिल के केस में लोकसभा फूफाजी हो गए हैं, जो कहेंगे वही सब कुछ है। ओके, तो ये पॉइंट आप, तो मैं मजाक की बात कर रहा हूँ बट ये रियलिटी है कि फूफाजी जैसे नाराज़ होते हैं, जो अथॉरिटी अपनी चलाते हैं, उसी तरीके से आर्टिकल 110 के तहत जो मनी बिल है उस पर भी लोकसभा का ही राज चलता है। तो यहाँ इस केस में लोकसभा क्या है, फूफाजी। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा और इसमें कोई भी जॉइंट सिटिंग की बात नहीं होगी मनी बिल में, यानी आर्टिकल 110 के तहत जो भी प्रावधान है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इस विधेयक में केवल व्यय संबंधी प्रावधान हो और आर्टिकल 110 में निर्दिष्ट कोई भी मामला शामिल न हो तो उसे संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे एक साधारण विधेयक यानी ऑर्डिनरी बिल माना जाएगा और इसकी प्रक्रिया भी साधारण विधेयक के समान ही होगा। ओके, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट अपीयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है भारत के संविधान में नहीं मिलता। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो ये हमारे संविधान के आर्टिकल 112 में इस बात को कहा गया है। ओके, आज के समय में जो हम लोग एक आम बोलचाल की भाषा में बजट शब्द का यूज करते हैं, बजट शब्द की अगर हम लोग बात करें, बजट शब्द की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे संविधान में कहीं भी नहीं लिखा गया है। इस बजट शब्द के इतर अगर देखा जाए तो हमारे संविधान में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में बात कहा गया है। ओके, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बजट बोल देते हैं, जो कि हमारे संविधान में नहीं मेंशन किया गया है। तो ये सवाल क्या पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इन चारों ऑप्शन में से कौन सा टर्म है जो कि नहीं देखा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बजट जो टर्म है वो हमारे संविधान में नहीं मेंशन किया गया है, इसकी जगह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कही गई है, जो कि आर्टिकल 112 में कहा गया है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो अभी हम लोगों ने देखा कि आर्टिकल 266 क्लॉज ए में इसकी बात कही गई है। तो ये एक संवैधानिक टर्म है। ओके, एप्रोप्रिएशन बिल की बात किया जाए तो ये भी हमारे संविधान में मेंशन किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि इकोनॉमिक सर्वे इज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट एवरी ईयर बिफोर प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट फॉर द कमिंग ईयर, यानी आगामी वर्ष के बजट प्रस्तुत होने से पहले की बात कर ये प्रेजेंट किया जाता है, या आफ्टर प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट फॉर द कमिंग ईयर, यानी आगामी
वर्ष के बजट प्रस्तुत होने के बाद इसको आप कह लीजिए कि प्रेजेंट किया जाता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि आफ्टर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल बिल, यानी फाइनेंशियल बिल के प्रस्तुत होने के बाद किया जाता है। या चौथा कह रहा है ऑप्शन कि एंड हैज़ नो रिलेशन विद प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, यानी इसका बजट प्रस्तुत होने से कोई संबंध नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है। अगर इकोनॉमिक सर्वे की बात किया जाए, इकोनॉमिक सर्वे की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, तो ये आप कह लीजिए कि चालू वर्ष यानी करंट ईयर के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति या गतिविधियों और वित्तीय विवरण शामिल होते हैं। कहने का मतलब है कि जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो पिछले साल का जो विश्लेषण होता है, रिव्यू होता है, उसके बारे में होता है। यानी पिछले साल हम लोगों ने कहाँ कहाँ कितना अमाउंट में पैसा खर्च किया, कहाँ कहाँ हम लोगों ने बजट को एलोकेट किया, मतलब माफ़ कीजिएगा फंड को एलोकेट किया, वो सारी जो चर्चे या रिव्यू होता है, विश्लेषण होता है, वो हम लोग इकोनॉमिक सर्वे में ये बात करते हैं। और ये प्रेजेंट कब किया जाता है, तो इकोनॉमिक सर्वे जो है इसे प्रेजेंट किया जाता है बजट के पहले। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिफोर प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट फॉर द कमिंग ईयर। यानी जिस दिन बजट प्रस्तुत करना होता है उसके पहले इकोनॉमिक सर्वे को प्रस्तुत कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर बात बजट की आई है तो बजट किस आप कह लीजिए कि फाइनेंशियल ईयर के लिए बात करता है। तो बजट जो है वो आने वाले सालों की बात करता है। यानी उसमें ये योजना बनाई जाती है कि कितना रेवेन्यू यानी कितना राजस्व हम प्राप्त करेंगे पूरे देश में, और उन राजस्व का हम किन किन फील्ड में, किस किस मिनिस्ट्री में, किस किस जगह यूज करेंगे। ओके, तो इकोनॉमिक सर्वे की अगर बात करें तो ये पिछले वर्ष की बात करता है। और अगर हम लोग बजट की बात करें जो कि आर्टिकल 112 में कहा गया है, तो ये आगामी वर्ष की खर्चों की बात करता है, आगामी वर्ष की बात करता है। ओके, ये थोड़ा सा टर्म आप ध्यान रखिएगा। यही रीज़न है कि जैसे अगर हम लोग आज की देखें तो इस समय 2025-26 की बात करें या 26-27 जो बजट आया होगा, वो बजट जो है वो बेसिकली जब उसमें आप देखेंगे तो वो किसकी बात करेगा, तो ये बजट 2026-27 की बात करेगा। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे जो आया होगा वो 2025 और 26 की बात कर रहा होगा। ओके, ये टर्म आप देखेंगे तो ये ईयर उस तरीके से मेंशन किया होता है। यानी बजट जो है वो आगामी वर्ष के लिए होता है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो पिछले वर्ष की बात करता है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा और इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि वोट ऑन अकाउंट परमिट्स यूनियन गवर्नमेंट टू, यानी जो वोट ऑन अकाउंट होता है वो होता क्या है, तो बेसिकली ये एक तरीके का प्रोसीजर होता है। इससे क्या होता है कि ये आर्टिकल 116 में इस बात को कहा गया है। आर्टिकल 116 क्या कहता है, ये कहता है कि यदि अप्रोप्रिएशन बिल है जो वो पारित नहीं होता तो केंद्र सरकार को धन की निकासी की आवश्यकता होती है, तो वह वोट ऑन अकाउंट के माध्यम से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से धन की निकासी को विधि द्वारा अधिकृत करने का अधिकार रखता है। कहने का मतलब ये है कि जब सरकार को रैंडम पैसे की ज़रूरत होती है तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से धन की यानी विड्रॉल मनी की बात करता है कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए। तो जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वोट ऑन अकाउंट के द्वारा उसको ये परमिशन मिल जाता है कि वो मनी को विड्रॉ कर सकता है, कहाँ से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से फॉर स्पेसिफिक पीरियड। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। वोट ऑन अकाउंट की बात करते हैं, ये आर्टिकल 116 में इस बात को कहा गया है। तो वोट ऑन अकाउंट इन पार्लियामेंट इज नेसेसरी की अगर बात किया जाए तो जब नियमित बजट समय पर पारित होने की उम्मीद न हो तब वोट ऑन अकाउंट जो है वो यूनियन गवर्नमेंट को परमिट करता है बजट को विड्रॉल करने का। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। और उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आप सभी लोग यहाँ तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसलिए लेक्चर को थोड़ा सा मैं आज जल्दी ख़त्म करने के मूड में हूँ। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ अच्छे अच्छे सवालों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।